नमस्कार। लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज अपनी राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज़ में क्लास थर्ड है, जिसके अंदर अपन सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में राजस्थान में सभ्यता के सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली 2 क्लासों के अंदर अपन ने राजस्थान की सभ्यता पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीज़ें अपने को पढ़नी चाहिए उनके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आपने उन दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है और अभी ये पार्ट डायरेक्ट थर्ड देख रहे हैं तो आपको पहले लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के राजस्थान हिस्ट्री यानी राजस्थान का इतिहास नामक जो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उसके अंदर पहले की 2 क्लास देखने के बाद में इस क्लास का आनंद लें। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्राचीन स्थल हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर किस तरीके की क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो मैं जूम करके आपको पहले पूरा दिखा देता हूं। देखो, ये राजस्थान का मानचित्र है और ये अपनी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो ये सभ्यताएं हैं, इनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं यहाँ से मैप में बता देता हूँ। आपको करना क्या, अगर आप इसका नोट्स बना ही रहे हैं, वैसे तो आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, मतलब आपको पीडीएफ मिलेगी, डायरेक्ट आप प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं और नोट्स लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक मानचित्र बनाना है या मानचित्र लेना है। उसके अंदर पहले इनको लिखनी है जो आपको याद हो जाएगी, यानी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करें बाड़मेर से। मैं बाड़मेर का निवासी हूँ तो बाड़मेर से करते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ बाड़मेर से। तो बाड़मेर के अंदर जो सभ्यता है वो तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा। फिर ऊपर चले जाऊँ तो ऊपर मेरे को देखने को मिलती कौन सी, जैसलमेर के अंदर ओला सभ्यता, लोधरवा सभ्यता, कुंडा सभ्यता और पारेवार व सोनू सभ्यता। फिर वापस नीचे आऊँ जालोर के अंदर तो एलाना और भीनमाल। फिर सिरोही के अंदर चंद्रावती। फिर उदयपुर के अंदर आहड़ है, बालाथर है, झाड़ोल है। फिर यहाँ पे राजसमंद की बात करें तो गिलूंड है। फिर इधर चलें ऊपर भीलवाड़ा में तो बागोर, ओझियाना, जहाजपुर है। ठीक है, फिर बात करें ये कौन सा है, झारखंड, खानपुर और चंद्रावती। फिर ये आ गया चित्तौड़गढ़ नगरी सभ्यता। ठीक है, फिर ये पालनिया, गरदड़ा। ठीक है ना, पालनिया सभ्यता आ गई कोटा के अंदर। फिर गरदड़ा आ गया यहाँ पे, और उसके बाद में रेड और नगर सभ्यता आ गई। उसके बाद में नो दर मल्लार। ठीक है, फिर गणेश्वर सभ्यता, फिर सुनारी सभ्यता। यहाँ पे अपन नागौर में देखेंगे कुर्डा, जायल, कुंडी, सिंधी तालाब, ये सभ्यताएं देखेंगे। फिर ऊपर गंगानगर की बात करें तो डेरा है, तह खान वाला है, अनूपगढ़ है, चक चौरासी है। ठीक है, और यहाँ बीकानेर में बात करें तो सावनिया है, पुंगल है। चौथी सभ्यता की बात करेंगे। फिर हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। तो ये प्रमुख सभ्यताएं हैं जो अपन इनके अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सभ्यताओं का खजाना। क्या क्या खजाना अपने को मिलते हैं सभ्यताओं में, किस तरीके से मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। राजस्थान की आन बान शान मानी जाती है ये सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना, तो बहुत से एग्जामों की प्रिय सभ्यता होती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो किस तरीके से होती है तो अपन बात करते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कालीबंगा सभ्यता स्थल। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता स्थल की बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। स्थिति कहाँ है, तो स्थिति के अंदर देखेंगे प्राचीन सरस्वती, जिसको द्वष्दती नदी कहा जाता है। ठीक है ना, प्राचीन सरस्वती। कौन सी सरस्वती? प्राचीन सरस्वती नदी, जिसको द्वष्दती नदी के नाम से जाना जाता है और वर्तमान नाम घग्गर है। और इसके कौन से तट पर? बाएं तट पर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी भाग में। अब देखो, ये मैंने सारी चीज़ें क्यों इंक्लूड की है, क्योंकि एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर प्राचीन सरस्वती नदी के कौन से तट पर स्थित है। तो अब तट तो कोई पढ़ता नहीं है, अपन तो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि भाई प्राचीन सरस्वती, जिसको द्वष्दती नाम से जाना जाता है, और वर्तमान घग्गर नदी है। लेकिन वो पूछा गया था बाएं तट पे, तो मैंने हनुमानगढ़ में भी ऐड करते हुए दिया है कि हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा है, इसका अर्थ क्या है, तो ये पंजाबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दो चीज़ें देखी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी, जिसको प्राचीन नाम में द्वष्दती नदी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में ये घग्गर नदी के नाम से प्रसिद्ध है और घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और हनुमानगढ़ के अंदर जो स्थित है वो है दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर। ठीक है, और कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जो पंजाबी भाषा का शब्द है। और बात करें खोज की तो 1951-52
खोज की थी अमलानंद घोष के द्वारा। और बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन किया था 1961 से 69 के बीच में, यानी 1961 से लेकर के 69 तक बी लार और बी के थापर के द्वारा उत्खनन किया गया था। फिर बात करें कालीबंगा की जानकारी सबसे पहले लुइस टेसीटोरी ने दी थी, ठीक है ना। देखो खोज भले ही अमलानंद घोष ने कर दी हो, लेकिन कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी है वो लुइस टेसीटोरी ने दी थी। और कालीबंगा का नामकरण इसके उत्खनन से प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के कारण रखा गया था, ठीक है। और सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। और ये इटली के उर्दीने गांव का निवासी था, जिसका कार्य क्षेत्र बीकानेर था, और इसके जैन मुनि ने इसको प्राकृत भाषा सिखाई थी। तो ये जानकारियाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि जो कालीबंगा है इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी। तो अपन कई बार यही पढ़ते हैं कि खोज अमलानंद घोष ने की, तो सबसे पहले जानकारी इन्होंने दी है, लेकिन नहीं, सर्वप्रथम जानकारी है वो एलपी टेसीटोरी के द्वारा दी थी। और ये इटली के उदीने गांव का निवासी था, और इसका यहाँ पे कार्य क्षेत्र था बीकानेर, ठीक है ना। और ये जैन मुनि से अपनी प्राकृतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। और बाद में खोज हुई थी 1961-62 के अंदर अमलानंद घोष जी के द्वारा। फिर उत्खनन हुआ था 1961 से 69 के बीच में बीबीलाल और बीकर थापर के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है, और पिगट ने भी इसका समर्थन किया है, ठीक है। और कालक्रम की बात करें तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन सी पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो कालक्रम है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो कालक्रम अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका कालक्रम क्या है। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। राजस्थान में सर्वाधिक सघन सभ्यता स्थल घग्गर नदी के आसपास अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कालीबंगा जो घग्गर नदी के तट पर है, पीलीबंगा जो घग्गर नदी के तट पर है, और रंग महल वो भी घग्गर नदी के तट पर है, और वड़ोपल की बात करें तो वो भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो ये सामान्य जानकारी आपने पढ़ी, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा इसको रिवाइज करना चाहूँगा, ठीक है ना। बहुत मस्त जानकारी है, क्योंकि स्टडी तब तक मज़ा नहीं आता जब तक आपको आनंद नहीं आ रहा हो पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं स्थिति कहाँ है। प्राचीन सरस्वती जिसको दसवती नाम से जाना जाता है और वर्तमान घग्गर है, और उसके बाएं तट पर है, हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। अर्थ पंजाबी भाषा के शब्द से बना है और काले रंग की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। खोज 1951-52 अमलानंद घोष, 1961-69 के बीच में बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा इनका उत्खनन किया गया था। कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी दी थी एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी इटली के उदीने गाँव का निवासी था, ठीक है, और उसका कार्य क्षेत्र बीकानेर था, ठीक है। आगे बात करें, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, और पिगट के अनुसार भी इसकी राजधानी कौन सी है, ये कालीबंगा तीसरी राजधानी है। और कालक्रम की बात करें तो 2350 से 1700 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम बताया गया है। और राजस्थान में सर्वाधिक सघन सभ्यता स्थल जो है वो घग्गर नदी के तट पर देखने को मिलते हैं। और इसके किनारे कौन कौन से सभ्यता स्थल है, तो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और वड़ोपल जो सभ्यता स्थल है वो घग्गर नदी के आसपास फले फूले, ठीक है। अब बात करें, देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो कालीबंगा है, और गुजरात में स्थित धौलावीरा और हरियाणा राखीगढ़ी के बाद देखो पहले नंबर पे कौन सा, धौलावीरा, दूसरे नंबर पे कौन सा, हरियाणा का राखीगढ़ी। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, दूसरे नंबर पे हरियाणा का राखीगढ़ी, और तीसरे नंबर पे हमारा कालीबंगा देश के अंदर तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। दशरथ शर्मा व पिगट के अनुसार कालीबंगा ये तीसरी राजधानी है, ठीक है। देश का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। तो ये जानकारी अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि 1961 से 1969 के बीच में उत्खनन हुआ। तो ये सीधी सी बात है, क्योंकि इस समय भारत आज़ाद हो चुका था। तो ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, और वो दो बड़े जो पुरातात्विक स्थल है उसके अंदर गुजरात का धौलावीरा है, और दूसरे नंबर पे हरियाणा का राखीगढ़ी स्थल है, और उसके बाद में हमारे कालीबंगा का स्थान आता है जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। और पिगट और दशरथ शर्मा जी ने इसको तीसरी राजधानी कहा है, ठीक है। और देश का प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद में उत्खनन किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, और इसका स्तर 5 स्तर पर उत्खनन हुआ था। ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी जो खुदाई हुई थी वो 5 स्तर पर हुई थी, ठीक है ना। 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। देखो पहला उत्खनन जो देखो यहाँ उत्खनन के लिए 2 टीलों को चुना गया जो समतल भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर थे, और ये दोनों टीले जो थे वो सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन अब आपको अपने आप निकालने हैं, मैं ऐसे कहूँगा नहीं, आपको दिमाग से सोचना है। देखो यहाँ उत्खनन कितने टीलों पर हुआ, 2 टीलों से हुआ। जो समतल भूमि से, मैं सी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ समतल भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर हुआ करते थे, और ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे हुए थे। तो अपन पढ़ते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से हमारे को दोहरे परकोटे के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ आपको ये समझ लेना है कि सुरक्षात्मक दीवार बनाई हुई थी, इसका मतलब परकोटे तो बनाए हुए थे, यानी दीवार बनाई हुई थी। जैसे
चीन की महान दीवार पढ़ते हैं, तो उस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ उत्खनन में 2 टीलों को चुना गया। स्तर 5 जो उत्खनन हुआ था वो 5 स्तरों पर हुआ था, और जो 2 टीले थे वो समतल भूमि से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर हुआ करते थे। स्तर 1 और 2 से हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कौन सी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? हड़प्पा काल के ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और स्तर 2, 3, 4 से हमारे को हड़प्पाकालीन कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो ये कालीबंगा ताम्रयुगीन सभ्यता भी है, कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता भी है। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि स्तर संख्या 1 और 2 से हमारे को हड़प्पा के ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा में, और स्तर संख्या 2, 3, 4 से हमारे को हड़प्पा के कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो सभ्यता है ताम्रयुगीन तथा कांस्य युगीन दोनों प्रकार की सभ्यता मानी जाती है कालीबंगा। अब चलते हैं आगे, इसकी विशेषता क्या क्या है, तो लेते हैं आनंद विशेषताओं का। सबसे पहले विशेषता की बात करें तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता भी है और ये एक ताम्र युगीन सभ्यता भी है। अब इसके अंदर 2 चरण पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्राक हड़प्पा यानी पूर्व हड़प्पाकालीन चरण, जिसके अंदर अपन देखते हैं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह यहाँ पे भी दुर्ग था। देखो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह यहाँ भी दुर्ग पश्चिम में तथा आवास क्षेत्र पूर्व में स्थित है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे क्या सिस्टम हुआ करता था, वहाँ पे रहने वाले लोगों में जो दुर्ग था वो पश्चिमी दिशा में हुआ करते थे और रहने वाले जो लोग थे वो पूर्व दिशा में। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कालीबंगा के अंदर दुर्ग की स्थिति कौन सी दिशा में थी, तो पश्चिमी दिशा में, और आवास की बात करें तो वो कौन सी दिशा में थे, पूर्व दिशा में। तो यहाँ पहला पॉइंट क्लियर। फिर देखें, नगर 2 भागों में विभाजित था, एक तो पश्चिमी नगर, दूसरा पूर्वी नगर। अब पश्चिमी नगर जो था वो दुर्गीकृत था और पूर्वी नगर जो था अदुर्गीकृत था। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पश्चिमी इलाका था वो थोड़ा आर्थिक स्थिति से माने तो थोड़े पैसे वाले लोग थे जो पश्चिम में रहते थे और दुर्ग के अंदर रहा करते थे, ठीक है। और पूर्वी भाग अदुर्गीकृत था, यानी सामान्य अपने जैसे लोग रहा करते थे, ठीक है ना, मेरे जैसे, ठीक है ना। तो वो अदुर्गीकृत इलाके में रहते थे। फिर बात करें, रक्षा प्राचीरों से दुर्ग व निचले नगर के घेरे होने का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार थी कि यहाँ पे जो रक्षा प्राचीर थी यानी दीवारें थी वो दुर्ग के चारों ओर भी हुआ करती थी और निचले नगर के चारों ओर भी हुआ करती थी। यानी जो मेरे हिसाब से माने तो मतलब जो दुर्ग के अंदर रहने वाले लोग थे वो थोड़ा बहुत भला सोचते थे कि भाई कहीं कुछ आतंक इनके अंदर नहीं घुस जाए, तो वो क्या कर रहे थे, इनकी भी दीवारें बढ़ा रखी थी। तो यहाँ पे अपने 2-3 चीज़ें पढ़ी, बहुत ही मस्त पढ़ी कि यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह दुर्ग हुआ करते थे और दुर्ग में पश्चिमी दिशा में दुर्ग थे और पूर्वी दिशा में लोगों के आवास थे। और इनके अंदर नगर जो था 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी नगर जो था दुर्ग वाला था और पूर्वी नगर था उसके अंदर दुर्ग नहीं थे। तो अपन कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग के अंदर अमीर लोग रहा करते थे और पूर्वी भाग के अंदर अपने जैसे सामान्य लोग रहा करते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में बात करें, रक्षा प्राचीर जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रक्षा प्राचीर है वो दुर्ग व निचले नगर के चारों ओर घिरे हुए का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। फिर बात करें, पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। विशेष रूप से ध्यान रखें, कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमने 2 टीलों का उत्खनन किया था, ठीक है ना, 5 स्तरों में किया था और 2 जो टीले थे वो समतल भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। लेकिन पूर्वी भाग के अंदर जो थे वो पूर्वी भाग के अंदर जो थे अदुर्ग वाले थे और पश्चिम भाग के अंदर दुर्ग वाले थे। और दुर्ग वाला जो भाग था उसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो पश्चिमी भाग था जहाँ पे दुर्ग थे वहाँ पर उस क्षेत्र को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना गया। अब देखते हैं नगर निर्माण, यानी ये नगर का निर्माण किस तरीके से करते थे। चम चतुर्भुजाकार मिट्टी की रक्षा प्राचीरों के अंदर आवासों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। सूर्य तपी ईंटें से दीवारें बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था, ठीक है। समचतुर्भुजाकार मिट्टी की रक्षा प्राचीर यानी दीवार बनी हुई थी, ठीक है। फिर सूर्य तपी यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, इनको मिट्टी से आपस में जोड़ा जाता था। और मार्ग की जो चौड़ाई हुआ करती थी वो 5.5 मीटर हुआ करती थी और नगर की जो सड़कें थी वो हमेशा पक्की हुआ करती थी। ये तो हो गया नगर। अगर अपन मेंस के अंदर लिख रहे हैं तो ये आराम से बहुत शानदार चीज़ आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात करें आवास की तो आवास जो था कच्ची ईंटों से बना होता था। देखो ध्यान रखना, नगर निर्माण के अंदर विशेष रूप से जो 4 दीवारी थी यानी रक्षा प्राचीर थी वो तो पक्की ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन आवास जो थे वो कच्ची ईंटों से थे और जो सड़क थी वो पक्की ईंटों से। आप गजब की कलाकारी देखिए कि यहाँ जो रक्षा की जो दीवार है वो तो पक्की ईंटों से बनाई जा रही है, ठीक है, सड़क है वो पक्की ईंटों से बनाई जा रही है और जो आवास है वो कच्ची ईंटों से बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन दे सकता है कि
पक्की ईंटों से कौन सी चीज़ बनी हुई थी और कच्ची ईंटों से कौन सी चीज़ बनी हुई थी। तो ये आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लें, ठीक है। 30x15x7.5 सेंटीमीटर से निर्मित हुआ करती थी ये कच्ची ईंटें, जो घरों के अंदर प्रयोग ली जाती थी। मकानों में ढलान हुआ करती थी, 4 से 5 बड़े कमरे व कुछ छोटे कमरे होते थे और मकानों के आगे चबूतरे बने होते थे। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं कहीं पकाई गई ईंटों के फर्श भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। सामान्यतः कच्ची ईंटें प्रयुक्त की गई थी, कहीं कहीं थोड़े बहुत पैसों वाला आम आदमी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने क्या की, पक्की ईंटें प्रयोग कर ली, ठीक है। मकानों की छतें मिट्टी से निर्मित होती थी, जिनको एक लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दिखाई दी गई हैं, तो सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है। सीढ़ियों के प्रमाण भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। और मकानों में चूल्हों के अवशेष भी मिले हैं। मकानों की नालियाँ, चूल्हों के अवशेष मिले, इसका मतलब क्या है, मतलब वो लोग खाना खाते थे, ठीक है। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ, कुएं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा का एक फर्श हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का फर्श देखने को मिलता है। इस पर प्रतिच्छेदी व्रत अलंकरण देखने को मिलता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नगर नियोजन के अंदर बात करें तो जो रक्षा प्राचीर होती थी वो सूर्य तपी ईंटों से, यानी पक्की ईंटों से बनाई गई। सड़कें पक्की ईंटों से बनाई गई और नगर निर्माण के अंदर पक्की ईंटों की प्रयोग की जाती थी। लेकिन बात अगर करें आवास निर्माण की, तो आवास निर्माण के अंदर जो ईंटें प्रयुक्त हुआ करती थी वो कच्ची ईंटें प्रयुक्त हुआ करती थी। और अगर आवास के अंदर बात करें तो कालीबंगा के अंदर जो आवास बने हुए थे उनके प्रत्येक घर के सामने एक कुआं बना हुआ था और कुएं के अंदर जो ईंटें प्रयुक्त हुआ करती थी वो पक्की ईंटें प्रयुक्त हुआ करती थी। और यहाँ पे मतलब 2 मंजिला भवन देखो, यहाँ पे अब मैंने यहाँ चीज़ ऐड नहीं की है, ये चीज़ आपको समझनी है कि मकानों की छतों जो है मिट्टी से निर्मित हुआ करती थी, जिनको लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था और छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो यहाँ अपन एक बात स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मंजिला भवन के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि कालीबंगा से हमारे को अलंकृत फर्श के उदाहरण मिलते हैं। और ये अलंकृत फर्श हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है कालीबंगा जहाँ से ईंटों के ऊपर अलंकरण किया हुआ है, और वो भी ईंटें कैसी, प्रतिच्छेदी व्रत अलंकरण का उदाहरण अपने को देखने को मिलता है। आगे बात करें कालीबंगा की जल निकासी प्रणाली की, तो जल निकासी प्रणाली जहाँ लकड़ी की नालियाँ बने होने के हमारे को अवशेष प्राप्त होते हैं और गंदे पानी को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का गोलाकार भांड बनाया हुआ मिलता है। तो जल निकासी प्रणाली के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि यानी यहाँ के जो लोग थे वो लकड़ी की नालियाँ बनाते थे और जो गंदा पानी होता था उसको एक विशेष गोलाकार भांड बना करके उसको अंदर इकट्ठा किया जाता था, यानी भांड का मतलब है टैंक, ठीक है। आगे बात करें मृद भांड की, तो विशेष प्रकार के पात्र राजस्थान में सर्वप्रथम चौथी सभ्यता से प्राप्त हुए, इसलिए इसे चौथी मृद भांड के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ जो मृद भांड प्राप्त होते हैं वो मृद भांड चौथी सभ्यता के समान प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको चौथी मृद भांड परंपरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद भांड को 6 उपभागों में विभाजित किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार जैसे घड़े हैं, तस्तरियाँ हैं, लघु पात्र हैं, कटोरे हैं, अलंकरण के लिए लाल धरातल काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। तो देखो, मृद भांड के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें कि कालीबंगा के अंदर जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उनको चौथी मृद भांड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो चौथी सभ्यता है उसके अंदर जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा में जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं उनकी दोनों की हमारे को समानताएं नजर आती है, इसलिए इसको चौथी मृद भांड की परंपरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हड़प्पाकालीन मृद भांडों को 6 उपभागों में विभाजित किया जाता है, यानी यहाँ से जो मृद भांड प्राप्त होते हैं उनको लगभग 6 भागों में विभाजित किया जाता है, जहाँ से हमारे को घड़े हैं, तस्तरियाँ हैं, लघु पात्र है, कटोरे आदि ऐसी कुछ उपकरण मिलते हैं, ठीक है ना। इन्हीं उपकरण के ऊपर क्या होता है, काले रंग का ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है। ज्यामितीय अलंकरण के अंदर हम पशु पक्षियों के चित्रण का अलंकरण देखने को मिलता है। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा के अंदर जो हमारे को मृद भांड प्राप्त होते हैं उनके ऊपर काले रंग का ज्यामितीय अलंकरण है और उसके अंदर पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। किसका चित्रण देखने को मिलता है? पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है, न कि क्या बोलते हैं उसको,
आखेट का चित्रण, ठीक है ना, आखेट के चित्रण नहीं दिखाए गए हैं, पशु पक्षियों का चित्रण दिखाया गया है। अब बात करें कृषि की, तो कालीबंगा के अंदर प्रमुख विशेषता यह है कि जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। अगर आपने पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले। तो आप अपने मन में सोच के कमेंट में जरूर बताएं कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। और कालीबंगा के अंदर राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं, इसलिए संस्कृत साहित्य में उल्लिखित बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया। देखो, संस्कृत जो साहित्य है उसके अंदर कालीबंगा को बहुधान्यदायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और कृषि की बात करें तो यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में ये पहला है। देखो, विश्व में सबसे प्राचीनतम से प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हैं वो अपने को घग्गर नदी के बाएं तट से मिलते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और खेत के अंदर ग्रिड पद्धति यानी गृताधारियों के निशान जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी एक बार इस तरफ ऐसे आया, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे आता था, फिर इस तरीके से ऐसे जाता था। तो ये पद्धति अपने को देखने को मिलती है, यानी खेत के अंदर ग्रिड पैटर्न पद्धति अपने को देखने को मिलती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। और 2 तरह की फसलें थी जिसके अंदर चना व सरसों उगाया जाता था। तो अपन कह सकते हैं कि कालीबंगा से हमारे को कौन सी फसल के अवशेष मिलते हैं, चना व सरसों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। ग्रिड पैटर्न पद्धति पर आधारित थी। विश्व की सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य अपने को कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। और दूसरा चरण जो अपन पढ़ रहे हैं, विकसित हड़प्पाकालीन या पूर्व हड़प्पाकालीन चरण। देखो, 2 चरण पढ़े। पहले चरण के अपन ने अंदर पढ़ा था प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा काल का चरण, फिर पढ़ा था विकसित हड़प्पा काल का चरण, यानी दूसरा चरण अपन देखते हैं। तो इसके अंदर जो कालीबंगा है वो थोड़ी विकसित हो चुकी थी। इसके अंदर अपन क्या क्या विशेषता देखते हैं। देखो, विशिष्ट लोगों के निवास हेतु मुख्य प्रसाद तथा साधारण लोगों के लिए निम्न प्रसाद का निर्माण होता था। देखो, विशिष्ट और मुख्य का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव था कि जो जिनकी स्थिति अच्छी थी वो तो भाई रहते थे दुर्ग के अंदर, और जिनकी स्थिति थोड़ी निम्न थी वो रहते थे अदुर्ग वाले भाग में, ठीक है। एक दूसरे से 40 मीटर के चौड़े मार्ग से विभाजित थी, यानी इन दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग था जो 40 मीटर चौड़ा था। यानी पूर्व में वो जो जिनके पास में थोड़ी निम्न स्थिति है और पश्चिम में वो जिनके पास में थोड़ी अच्छी स्थिति है, और इन दोनों के मध्य 40 मीटर लंबा एक मार्ग हुआ करता था, ठीक है। 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है जो आयताकार है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की 3री राजधानी कहा है, ये अपन पढ़ चुके हैं। और पहली हड़प्पा तथा दूसरी मोहनजोदड़ो है, ठीक है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की 3री राजधानी कहा है। तो सैंधव सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है, तो हड़प्पा। दूसरी राजधानी कौन सी है, मोहनजोदड़ो। और तीसरी राजधानी कौन सी है, कालीबंगा, ठीक है। लिपि की बात करें तो सैंधव सभ्यता की लिपि जिसको अपन पढ़ नहीं सके, और इसकी लिपि की विशेषता ये है कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहर की बात करें तो यहाँ से मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है, और यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया से अपना संबंध रखती है। तो प्रमुख इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे व्यापार हुआ करता था मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मोहरें प्राप्त हुई है वो मेसोपोटामिया की मोहरें हैं, क्योंकि वो मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें होती थी, तो यहाँ पे भी बेलनाकार मोहरें। तो यहाँ कुछ न कुछ कहें तो इनका व्यापारिक जो संबंध है वो मेसोपोटामिया से माना जा सकता है। आगे बात करें मूर्तिकला की, तो मूर्तिकला के अंदर मिट्टी से बना हुआ कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी की प्रतिमाएं मिली हैं जो मिट्टी से बनी हुई। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, मूर्तिकला के अंदर ज़्यादातर ये लोग थे मिट्टी से बनाते थे, और मिट्टी से इन्होंने सबसे पहले कुत्ता बनाया था। कुत्ता क्यों बनाया था, क्योंकि सैंधव सभ्यता के अंदर जो प्रिय पालतू पशु माना जाता है उसको कुत्ता माना जाता है, ठीक है ना। वैसे तो पालतू पशु थे इनके, भेड़ थी, बकरी थी, गाय थी, ऊँट थे, ये सारे पालतू पशु थे, लेकिन इनमें से ही सबसे पालतू या सबसे प्रिय जो पशु था वो कुत्ता था। तो मिट्टी से बने हुए कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं, भेड़िए के साक्ष्य मिलते हैं, चूहे के साक्ष्य मिलते हैं, और हाथी की प्रतिमाएं हमारे को देखने मिलती है। फिर अगर अंत में बात करें तो पंख फैलाए बुगले की प्रतिमा मिलती है। भग्नावस्था में 3 मानव आकृतियां मिलती हैं, और माटी की वृषभा आकृति कला कौशल की दृष्टि से एक विशेष उल्लेखनीय है। अब आगे बात करें अंत्येष्टि क्रिया की, यानी यहाँ स्वादान पद्धति क्या थी। तो दुर्ग टीले पर स्थित कब्रिस्तान से हमारे को शव विसर्जन के 37 उदाहरण देखने को मिले हैं। कहाँ से मिले, दुर्ग टीले से, ध्यान रखना, दुर्ग टीले से मिले। और दुर्ग टीला कहाँ पर था, पूर्व में था या पश्चिम में, पश्चिम में था। तो दुर्ग टीले से हमारे को कब्रिस्तान में शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं, ठीक है। और अंत्येष्टि संस्कार को 3 विधियों में अपनाया जाता था। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण, और तीसरा था दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का मतलब पूरा गाड़ देते थे, आंशिक का मतलब पशुओं को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे मरने के बाद में, और दाह संस्कार की बात करें तो उसको अग्नि के माध्यम से संस्कार कर दिया जाता था, ठीक है। इनके जो सिर हुआ करते थे वो उत्तर की ओर तथा साथ में जो अन्य उपकरण थे वो बिगाड़ दिए जाते थे। यानी कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 तरीके की जो अपने को समाधान पद्धति है वो देखने को मिलती है। पहली तो है पूर्ण समाधिकरण, यानी उसको पूर्ण रूप से ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। दूसरा
वो है आंशिक समाधिकरण, यानी मरने के बाद में व्यक्ति को जंगल में जानवरों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। फिर बात करें दाह संस्कार थी, तो दाह संस्कार यानी आग के साथ में इसको नष्ट कर दिया जाता था, ठीक है। और जो अपने को समाधियाँ मिली है, जो पहला जो भाग है पूर्ण समाधिकरण, इसके अंदर अपने को जो साक्षी मिले हैं, तो उनके जो सिर थे वो उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर रखे गए थे। अब सिर उत्तर की ओर तो पैर ऑटोमेटिक दक्षिण की ओर ही होंगे। और साथ में उनके उपकरण, जो भी उनके प्रिय उपकरण थे, यहाँ पे वो गहने आभूषण जो भी पहना करते थे या जिस मिट्टी के बर्तन में खाया करते थे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी जाती थी। और युगल शवादान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है, यानी एक साथ दो व्यक्तियों को दफनाने का, और अंडाकार कब्रें भी यहाँ से प्राप्त हुई है। एक कब्र प्राप्त हुई है जिसके अंदर से बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद पाए गए हैं। क्यों भाई छेद क्यों किए गए? इसका प्रमाण ये मिलता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो थी मुख्य मुख्य विशेषता जो अपन एक किसी मेंस या प्री एग्जाम की तैयारी करें, यानी मेंस एग्जाम कोई रिटन एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। अब वन लाइनर प्रमुख अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए जो राजस्थान के सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फटाफट इनको देख लेते हैं। प्राक सैंधव, देखो प्राक सैंधव काल के स्तर के दुर्ग हैं, यानी यहाँ पे सैंधव काल के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है जो मिट्टी से बनी हुई थी। और बेलनाकार मोहरें प्राप्त होने का प्रमुख कारण क्या है कि ऐसी जो मोहरें हैं वो हमारे को मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। तो मेसोपोटामिया से इसके व्यापारिक संबंध माने जा सकते हैं। चूड़ियाँ एवं हल प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। खिलौने व तांबे का बैल एवं चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। चाकू और कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तांबे के औजार, कांच के मणियाँ प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य और सड़कें, बस्ती, गोल कुएँ, नालियाँ आदि प्राप्त हुई है। देखो मैं आपको विशेष रूप से एक जानकारी दे दूं कि कालीबंगा के अंदर प्रत्येक घर के सामने एक कुआं होता था और कुएं का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ करता था, लेकिन घर है वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। आगे बात करें, पत्थर के सिलबट्टे और गाड़ी के पहिए प्राप्त हुए हैं। चौक निर्मित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं उनको चौथी सभ्यता के मृत भांड के साथ में तुलना की जाती है, इसलिए यहाँ के मृत भांडों को चौथी मृत भांड के नाम से भी जाना जाता है। मकानों में वह धनी लोगों के आवास के प्रमाण मिलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती हैं। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कालीबंगा के अंदर जो अमीर लोग थे और जो गरीब लोग थे उनके बीच में एक 40 मीटर का रास्ता गुजरता था, और इससे अपन मान सकते हैं कि थोड़ी दीनहीन की बस्ती हुआ करती थी, ठीक है। कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी। मात्र सत्तात्मक परिवार था। कपास को इस सभ्यता में सिंडन के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिंडन क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर कालीबंगा के अंदर कपास जो था उसको सिंडन कहा जाता था। ऊंट पालने की जानकारी भी मिलती है। और घर में मिले इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके गली में खुलते थे, ठीक है। मुख्य जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, गली के अंदर खुलते थे। लेकिन अपवाद स्वरूप जो लोथल है गुजरात का, वहाँ पे जो है दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कालीबंगा की। और आगे बात करें, बड़े बड़े स्नानगार तथा अन्नगार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं सुनियोजित सभ्यता मानी जाती है। पत्थर के तोलने के बाट भी प्राप्त हुए हैं और बलि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक कंकाल के बाएं घुटने पर किसी धारदार औजार से काटने के निशान भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं, यानी कोई किसी ने कुल्हाड़ी बुल्हाड़ी मार दी होगी। तो एक कंकाल प्राप्त हुआ है जिसके बाएं घुटने पर किसी धारदार औजार से काटने के निशान मिलते हैं। कलश स्वादान पद्धति के साक्ष्य भी मिलते हैं। और आगे बात करें तो यहाँ से ये एक नगरीय सभ्यता भी थी, ग्रामीण सभ्यता। नगरीय और ग्रामीण सभ्यता दोनों थी, क्योंकि जो दुर्ग वाला भाग था वो एक नगर के रूप में विकसित था और अदुर्ग वाला जो भाग था वो एक ग्रामीण के रूप में विकसित था। दीन इनकी बस्ती बात कर चुके हैं। सड़कें समकोण पर काटती थी। लकड़ी की नालियाँ हुआ करती थी। कृषि के दोहरे जुते खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और जिसके अंदर सर्वाधिक सघन पाड़े की बात करें तो चना का था, और विरल पाड़े की बात करें तो सरसों का था। नहीं, सघन का मतलब सबसे घाटे घाटे जो बोई हुई जो फसल थी वो तो चने की थी, और विरल यानी थोड़ी सीधी सीधी यानी दूरी दूरी में बोई हुई जो फसल थी वो सरसों की हुआ करती थी। जले हुए चावल के साक्ष्य मिलते हैं, जो ये मैं आपको पढ़ा चुका, जिसके अंदर अपन ने कोल्डी हवा के संदर्भ में बात की थी कि यानी कोल्डी हवा के अंदर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। और जले हुए चावल की बात करें तो कालीबंगा से मिलते हैं। तो जले हुए चावल के साक्ष्य मिलते हैं। हल बैल से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हल के प्रमाण नहीं मिलते। मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं, जौ और कपास को सेंडन कहा जाता था। और यहाँ पे पालतू पशु की बात करें तो गाय, बैल, कुत्ता, भेड़, ऊँट, बकरी थे। और प्रिय पालतू की बात करें तो कुत्ता हुआ करता था, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वस्तिक यानी जो साक्या होता है, इस प्रकार से साट्या,
ये जो होता है इसके चिन्ह मिले हैं, ठीक है ना। और मिट्टी के स्केल के साक्ष्य मिले हैं, ज्यामिति प्रणाली का साक्ष्य मिला है, दशमलव प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, ईरानी तंदूर तथा बेलनाकार मोहले मिली है, इसकी बात कर चुके। भूकंप के प्रमाण मिले हैं, ताम्र बैलगाड़ी मिली है, 6 छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है, जिससे हमारे को कौन से रोग की जानकारी मिलती है, तो हाइड्रोसिप्लिसिस रोग की जानकारी मिलती है, यानी शल्य चिकित्सा पद्धति की भी जानकारी मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता से हमारे को हाइड्रोसिप्लिसिस रोग की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है कालीबंगा से। उसके बाद में दो मंजिला भवन के प्रमाण मिलते हैं, सीढ़ियों के प्रमाण मिलते हैं, गोल कुएं, नाचते हुए पक्षी की मरण मूर्ति मिलती है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक घर के सामने कुआं हुआ था। और गाय मुख आकृति वाले प्याले की मिलता है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि गाय यहाँ पे पाली जाती थी। तने को खोखला करके पाइप बनाने का ज्ञान था इनको। लाल रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिसके ऊपर काले सफ़ेद रंग के चित्र हैं। जुड़वा पैर युक्त वृषभ की आकृति मिलती है। एक सिक्के पर व्याघ्र और दूसरे सिक्के पर कुमारी देवी का चित्र मिलता है। देखो, एक सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं, एक तो सामने का और एक पीछे का। तो एक सिक्के के ऊपर एक तरफ तो व्याघ्र है और दूसरी तरफ कुमारी देवी का चित्र मिलता है। तो यहाँ से हमारे को कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि ये जो सभ्यता थी, ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक को ज़्यादा महत्व देती थी। और उसके बाद में ये पढ़ चुके अपन, मुद्रा पर व्याघ्र एवं कुमारी देवी का चित्र मिलता है। तीर के अवशेष मिलते हैं। यहाँ के लोग लोहे, घोड़े, मातृ शक्ति मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते। देखो, अपन मातृसत्तात्मक परिवार था ये अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी या अवशेष नहीं मिलता कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोहे को नहीं जानते थे, घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, मातृशक्ति के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, न ही इन्होंने कोई अपने को साक्ष्य मौजूद मिले हैं और न ही मंदिरों के कोई अवशेष मिले। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब आगे बात करें, पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और कालीबंगा के अवशेष है वो काफ़ी मिलते जुलते। ये एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से मिलता जुलता है, तो कालीबंगा। यानी कालीबंगा में जो की सामग्री प्राप्त हुई है वो सामग्री पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान से प्राप्त होती है। आगे बात करें, कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं होती। या मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी लेकिन मातृ देवी की कोई मूर्तियां प्राप्त नहीं होती। वर्ष 1961 में कालीबंगा के अवशेष पर भारत सरकार के द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ष 1961 में कालीबंगा के जो अवशेष प्राप्त हुए उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना की, जो पूर्णतः 1985 में आम जनता के लिए खोल दिया गया या ओपन कर दिया गया। फिर बात करें, सभी सौ ईसा पूर्व भूकंप की जानकारी मिलती है, जो भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। तो ये बात कर सकते हैं कि कालीबंगा से हमारे को भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की जानकारी मिलती है। अब बात करें पतन की। पतन के अंदर कुछ लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो सूरज बहान और रफ़ीक मुगल ने कहा है कि नदियों के सूखने से इनका क्या हो गया, पतन हो गया, यानी इस कालीबंगा का पतन हो गया। संभवतः घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हो गया। आगे बात करें, SR राव ने कहा है कि नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया इसलिए पतन हो गया। कनेडियन ने कहा है कि मलेरिया रोग या कोई संक्रामक रोग हो गया जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। अमलानंद घोष ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हो गया। और बाकी के जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, इसके कारण यहाँ पे ये जो कालीबंगा सभ्यता थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई। तो अगर आप कोई मेंस एग्जाम में लिख रहे हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप बिंदु बना करके इनको स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करें, सैंधवकालीन सभ्यता के 6 सबसे बड़े नगर कौन कौन से थे, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे। पहला जो देखो, सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगर कौन से थे, तो पहला था मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है, दूसरा हड़प्पा था, तीसरा धोलावीरा है, चौथा कालीबंगा है, ठीक है, और पांचवा राखीगढ़ी है, और छठा गनेरी वाला जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के 6 सबसे बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और गनेरी वाला, ठीक है ना। अब हर सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक गुड नाइट।